हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? हेलो आदर्श, हेलो सूर्यांश, हेलो वैभव, हेलो माही, हेलो प्रियांश, क्या हाल चाल है? हेलो हर्ष, आ गए सब लोग। चलिए, तो अपन ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक चालू किया था, उसका नाम था इंटरनल ट्रेड, और उसका हम पार्ट नंबर 1 कर चुके थे और आज हमें उसका पार्ट नंबर 2 करना है। ठीक है ना। इंटरनल ट्रेड का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को? इंटरनल ट्रेड का मतलब भैया ये होता है कि इंडिया में खरीदना है, सेलर भी इंडिया में है और बायर भी कहाँ पे है? इंडिया में। ठीक है, डायग्राम देख रहे हो आप लोग? सेलर भी कहाँ है? इंडिया में है। और बायर भी कहाँ पे है आपका? सर इंडिया में। दोनों कहाँ पे हैं? सर दोनों इंडिया में ही है। ठीक है, तो इसको कौन सा ट्रेड बोलते हैं अपन लोग? सर इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल ट्रेड। ठीक है, फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन कौन सी चीज़ें देखी थी? रिटेलर्स देखे थे हमने। उसमें हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, सर मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद रिटेलर होता है, रिटेलर के बाद कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कल हमने होलसेलर के बारे में पढ़ा था, रिटेलर के बारे में भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए थे कल। और उसके साथ के साथ हम लोगों ने क्या क्या देखा था? टाइप ऑफ रिटेलर्स देखे थे। रिटेलर्स में इंट्रेंट रिटेलर्स, जिनकी की फिक्स शॉप नहीं होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते रहते हैं, अपना सामान उठा के सिर के ऊपर रख के आते जाते रहते हैं। पैडलर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट शॉप वाले होते हैं, ये सब लोग होते हैं, उनको इंट्रेंट ट्रेडर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने हॉकर्स एंड पैडलर्स देखा था, स्ट्रीट ट्रेडर्स देखा था, मार्केट ट्रेडर्स देखा था और चीप जैक्स देखे थे। उसके बाद फिक्स शॉप में क्या देखा था? समझे? स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकेंड शॉप्स देखे थे, सेकेंड हैंड शॉप भी देखे थे। दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड हैंड शॉप में सेकेंड हैंड गुड्स मिलते हैं जो कि ऑलरेडी किसी ने बेच दिए हो, और सेकेंड शॉप में डिफेक्टिव गुड्स मिलते हैं। फिर जनरल स्टोर देखे थे, स्पेशलिटी स्टोर्स देखे थे हमने। फिर ये स्मॉल स्केल के अंदर आ गया था। फिर हम लोग चल रहे थे लार्ज स्केल के अंदर, तो हमने डिपार्टमेंटल स्टोर देख लिया था। ठीक है ना। एक बहुत बड़ा स्टोर होता है, उसका एक मालिक होता है और उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो आज हमें चालू करना है कहाँ से? चेन स्टोर से। कहाँ से चालू करना है? चेन स्टोर से हमें चालू करना है। तो सबसे पहले चेन स्टोर को समझने से पहले इसके लिए मैं आपको समझा दूं कि चेन स्टोर बेसिकली काम कैसे करते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं एक स्टोर की, उसका नाम है डी मार्ट। क्या नाम है? डी मार्ट। दमानी ग्रुप का डी मार्ट है, इसका एक हेड ऑफिस है। क्या है? इसका एक हेड ऑफिस है। और ऑल ओवर इंडिया में इन लोगों ने अपने स्टोर खोल के रखे हैं। ऑल ओवर इंडिया में क्या करके रखे हैं? स्टोर खोल के रखे हैं। ठीक है बोले सर। अब ध्यान से सुनना, इस कंडीशन में यहाँ पे सारी की सारी जो गुड्स की परचेज होती है वो कौन करता है? सेंट्रलाइज बेसिस पे हेड ऑफिस गुड्स की परचेज करता है। ये गुड्स लेके आते हैं, यहाँ से परचेज करते हैं, सस्ता पड़ता है, बहुत सारा बल्क में खरीदते हैं। उसके बाद इनके जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पे ये गुड्स को यहाँ से भेज देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ पे भेज देते हैं। तो बोले सर, और ये बेसिकली बहुत बड़ी लेवल पे काम करते हैं। तो ये लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बना के अपना काम करते हैं। लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, क्योंकि कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। डी मार्ट जबलपुर में भी है, डी मार्ट इंदौर में भी है, भोपाल में भी है, पुणे में भी है, दिल्ली में भी है, सब जगह ऑल ओवर द इंडिया इन लोगों ने अपने स्टोर खोल के रखे हैं। ठीक है, लेकिन इनका मालिक एक ही होता है। सेंट्रलाइज परचेज करते हैं, सब जगह सामान भेज देते हैं और यहाँ से फिर कस्टमर इनके सामान को है परचेज करके लेके जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किसके बारे में देखना था हमें। सर मल्टीपल शॉप या चेन स्टोर, मल्टीपल शॉप या चेन स्टोर बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। मल्टीपल शॉप इज अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं विद द नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी इनकी क्या होती हैं? ब्रांचेस। जैसे मैंने आपको डी मार्ट के बारे में बताया, एक हेड ऑफिस है और ऑल ओवर इंडिया में उसकी क्या है? ब्रांचेस हैं। ठीक है, एट अ डिफरेंट प्लेस अंडर द वन ऑनरशिप। ये भी इंपॉर्टेंट है, मालिक इनका एक ही होता है, वन ऑनरशिप, एंड एक ही मैनेजमेंट होता है। एक ही क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। एंड डीलिंग इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। एक लाइन के प्रोडक्ट में ये लोग क्या करते हैं? डील करते हैं। दीज स्टोर्स आर आइडेंटिकल एट द अप्रेंसेस
देयर अपरेंसेस, सबको बताते हैं कि हाँ भाई हम हैं। उनका साइन बोर्ड सेम होता है, इंटीरियर डेकोरेशन भी जाओगे कहीं डी मार्ट में, आप कहीं भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेम उनका कलर, सेम उनका सारा इंटीरियर, सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। बाटा के शोरूम में कहीं भी जाओगे तो सब जगह बोर्ड जो लगे रहेगा बाटा का वो सेम लगा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। दीज ग्रुप ऑफ ब्रांचेस आर नोन एज मल्टीपल शॉप्स, इसकी बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे शॉप्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। बाटा को देखो, बाटा भी एक चेन स्टोर है। हेड ऑफिस कहाँ पे है सर? हेड ऑफिस कोलकाता में है और ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेस भी हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, है ना। मल्टी इन यूरोप चेन स्टोर जैसे यूएस मेबल स्टोर, बाटा शॉप, उषा स्विंग मशीन आर एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल शॉप फंक्शनिंग इन इंडिया। ठीक है ना, तो इंडिया में बाटा का नाम बताया और किसका, उषा मशीन जाती है सिलाई मशीन वाली, उनके भी हैं। आगे चलेंगे, ब्रांचेस ऑफ द शॉप आर लोकेटेड थ्रू आउट द नेशन, नेशन का मतलब पूरे देश में होते हैं। बाटा के शूज़ आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे। ठीक है, दे स्पेशलाइज इन 1 और 2 लाइन ऑफ गुड्स, बाटा सिर्फ जूते बेच रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, दीज गुड्स रिक्वायर्ड बाय द ब्रांचेस आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस। तो गुड्स कौन परचेज करता है सर? गुड्स जो हैं वो हेड ऑफिस परचेज करता है, हेड ऑफिस परचेज करता है और परचेज करने के बाद फिर ब्रांचेस को गुड्स क्या कर देते हैं हम लोग, सप्लाई कर देते हैं। जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करना है या गुड्स परचेज करना है, ये सारा का सारा काम हेड ऑफिस करता है। ठीक है ना, द ब्रांचेज ओनली सेल द गुड्स, ब्रांच सिर्फ क्या करती है, परचेज नहीं करती, वो सिर्फ सेल करती है गुड्स। ठीक है, एट द फिक्स प्राइस, इसमें बार्गेनिंग भी नहीं होती, फिक्स प्राइस पे चलता है पूरा काम। ठीक है ना, बाय द हेड ऑफिस और कैश बेसिस, और सबसे बड़ी खासियत इन लोग की क्या है, ये लोग कैश बेसिस पे माल बेचते हैं। सपोज अब हेड ऑफिस कहाँ पे है सर? कोलकाता में। उसकी ब्रांच कहाँ पे है? जबलपुर में एक जगह अंधेर देव, वहाँ पे बहुत बड़ा बाटा का शोरूम है। अगर आप वहाँ पे शूज़ परचेज करने के लिए जाओगे तो आप बोलोगे भैया थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कर दो, बोलेगा मैडम हम कम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दैट हमारी सेंट्रलाइज बिलिंग होती है। बिल हम यहाँ से नहीं बनेगा, आप मैं कंप्यूटर में डालूंगा तो बिल हेड ऑफिस से जनरेट होकर आएगा, मैं उसमें आपको डिस्काउंट दे ही नहीं सकता। फिक्स रेट शॉप है और उधार में नहीं बेचते, सिर्फ कैश बेसिस पे बेचते हैं। कौन से बेसिस पे बेचते हैं? कैश बेसिस पे। ठीक है, चेन स्टोर आर कंप्लीटली अवॉइड मिडल मैन, वो मिडल मैन के बीच में नहीं रहते, सीधा जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी शॉप के थ्रू क्या बेचता है, सामान बेचता है। बीच में कौन नहीं होता सर? होलसेलर नहीं होता और रिटेलर भी नहीं होता। इस कारण से इस तरीके की जो चेन शॉप्स हैं इसमें अपने को ना माल थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द आइडिया बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द चेन स्टोर इज ईट अप द प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एंड द सेल ऑफ गुड्स। सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर है और क्या है, कंज्यूमर, दोनों सीधा सीधा एक साथ मिल रहे हैं। सिर्फ हमारा स्टोर खुला हुआ है, इसमें हमने वो प्रॉफिट जो होलसेलर कमाता था, जो रिटेलर कमाता था, उन दोनों का प्रॉफिट हमने क्या कर लिया, अलग कर दिया, और हम अपने कस्टमर को डायरेक्ट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है सर, कैसे एक बार समझा दीजिए। मैंने आपको बताया था, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक कौन होता है सर? होलसेलर, एक कौन होता है? रिटेलर, और रिटेलर के बाद कौन होता है? कंज्यूमर। अब एक्चुअली होता क्या था, मैन्युफैक्चरर ने बनाया 100 रुपये का, होलसेलर ने अपना प्रॉफिट बेच के हो गया 120 रुपये का गुड्स, यहाँ से रिटेलर ने अपना प्रॉफिट बेचा जो था तो 150 रुपये का पड़ता था किसको? कस्टमर को। कितने का पड़ता था? 150 रुपये का। अगर इस कंडीशन में मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कितने में बेच रहा है कस्टमर को, अपनी शॉप के थ्रू 100 रुपये में, तो कस्टमर को भी क्या पड़ेगा? 100 रुपये का पड़ेगा। ये जो 50 रुपये का प्रॉफिट है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो कंज्यूमर का सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा कंज्यूमर के लिए? वो चीज़ें कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएंगी? सेव हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आया? इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं जो चेन स्टोर में काम करते हैं। जैसे पेंटालून्स हो गया, बिग बाजार हो गया, नाम सुना होगा, क्रोमा टाटा का प्रोडक्ट है ये, डी मार्ट दमानी ग्रुप का है, लाइफ स्टाइल है, ठीक है ना, शॉपर स्टॉप है, मोर आदित्य बिरला ग्रुप वाले चलाते हैं, स्पेंसर है, रिलायंस फ्रेश है एंड नेचर बास्केट है। ये सारे के सारे कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जो इंडिया में चेन स्टोर के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आई थिंक सो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। फिर फीचर ऑफ चेन स्टोर, इसके क्या फीचर होते हैं? ये 1 या 2 लाइन प्रोडक्ट में ही काम करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये लोग रखते नहीं है। इट डील ओनली इन 1 और 2 लाइन्स प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इनकी ब्रांचेज होती है,
ईच ब्रांचेस डील इन द सेम टाइप ऑफ गुड्स। कहीं भी चले जाओ बाटा के शोरूम में आपको उनके ही प्रोडक्ट मिलेंगे और एक से प्रोडक्ट मिलेंगे सब जगह। अगर आप वहाँ जाके बोलोगे जूता नंबर 432 हमें दिखाइए 432, तो वो आपको जूता नंबर 432 जो पुणे में है वहीं आपको नरसिंहपुर, जबलपुर, यहाँ सब जगह मिलेगा। ठीक है, तो सेम टाइप के प्रोडक्ट उनके पास होते हैं। आगे चलते हैं। फिर अगला क्या है, क्या लिखा हुआ है, दे इज़ यूनिफॉर्म शॉप डिज़ाइन एंड लेआउट। उनका जो दुकानें होती हैं, जो उनकी दुकानों की बनावट होती है, दुकानों के अंदर का इंटीरियर कलर होता है, वो भी उनका सेम होता है, क्योंकि कंपनी ने बोला है यही कलर रखना है। ठीक है, फिर उनका जो मैनेजमेंट होता है वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है। सर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हेड ऑफिस ही खरीदता है, आपको माल देगा, आपको सिर्फ बेचना है। ठीक है, पूरा मैनेजमेंट कौन देखेगा, हेड ऑफिस। फिर आगे क्या है, फिर इनका जो मेन मोटिव होता है मिडिल मैन को एलिमिनेट करना। सर मिडिल मैन को एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, वही मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और कंज्यूमर। तो ये रिटेलर और होलसेलर को हटा देते हैं, ये मिडिल मैन होते हैं, और सीधे का सीधा किसको बेच देते हैं, ये लोग कंज्यूमर को माल बेच देते हैं अपने दुकान के थ्रू। ठीक है, फिर ये सिर्फ कैश में काम करते हैं, क्रेडिट नहीं देते हैं अपने किसको, कस्टमर को। अरे वैसे ही तो सस्ता दे रहे हैं यार, अब क्या और क्रेडिट मांगोगे, समझ में आ गया। फिर ये सेंट्रलाइज बाइंग करते हैं और डिसेंट्रलाइज सेलिंग करते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ, ये हेड ऑफिस है, इसने बाई किया, सेंट्रलाइज बाइंग किया, सेंट्रलाइज क्या किया, लेकिन जब सेल करने की बात आएगी तो ऑल ओवर इंडिया में ये लोग डिसेंट्रलाइज अपने बिजनेस को कर देंगे और सब जगह ब्रांचेस खोल देंगे, और ब्रांचेस के थ्रू माल को क्या करेंगे, ये लोग सोल्ड आउट करेंगे। तो सेंट्रलाइज का मतलब एक सेंटर में ऑपरेशन चल रहा है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, और उसको हम अलग अलग कर देंगे तो दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, चलें समझ में आ गया। आगे चलते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए आप इसको एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स भी आपको भेज दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फिर इनकी क्या एडवांटेज है, सबसे पहला इकोनॉमिक ऑफ बाइंग। ये क्या होता है इकोनॉमिक्स ऑफ बाइंग का मतलब, भाई बल्क में खरीदोगे, जैसे सपोज अब बाटा कंपनी है, उसको जूते के सोल खरीदना है। क्या खरीदना, नीचे जो सोल होते हैं ना वो कहीं से परचेज़ करना है, उन्हें आउटसोर्सिंग से परचेज़ करना है। तो बोले हमको 15 लाख सोल चाहिए, एक दो नहीं चाहिए, 15 लाख। तो जिससे खरीदेंगे वो इनको क्वांटिटी डिस्काउंट देगा, सस्ते में मिलेंगे इनको। अगर इनको सस्ते में मिलेंगे तो ये आपको भी काय में देंगे, कम प्राइस पे देंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये लोग बहुत सारा बल्क में खरीदते हैं। कौन, चेन स्टोर वाले। तो इनको गुड्स क्या मिलते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं। एज ऑल परचेजेज मेड बाय द सेंट्रल ऑफिस फॉर ऑल ब्रांचेस के लिए लोग खरीदते हैं, दे एंजॉय द गेन ऑफ लार्ज सेल स्केल बाइंग ऑन द हायर डिस्काउंट। ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है, फिर लोअर रेट पे मिल जाते हैं, लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाती है, और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी क्या हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। समझ में आ गया। एक बार टीवी में ऐड करेंगे तो पूरे इंडिया में जितनी भी शॉप हैं सबके लिए इनका ऐड हो जाएगा। एक बार न्यूज़पेपर में देंगे ऐड तो स्टेट में हमारे यहाँ जितने भी शॉप्स हैं उन सबका एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आइटम, सबसे बड़ा बेनिफिट, नो बैड डेट्स। उधार में माल बेचते ही नहीं, नो क्रेडिट, सिर्फ कैश में माल बेचते हैं तो इनके पैसे डूबते नहीं। क्या होता है, इनके पैसे डूबते नहीं है, तो इसलिए इनके बैड डेट्स कम होते हैं। ठीक है, द मल्टीपल शॉप सेल द गुड्स मोस्टली ऑन कैश बेसिस, हैज नो रिस्क फॉर बैड डेट्स। फिर लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है ना, अब इनका एक ही मैनेजमेंट है, एक ही जगह से काम कर रहे हैं, तो खर्चे भी इनके क्या बढ़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। ठीक है ना, देखेंगे ऑपरेशन मतलब मैनेजमेंट की कॉस्ट हमको क्या आती है, कम आती है। अब एक मैनेजर रखना है, तुमने सेंट्रलाइज मैनेजर रखा है, वो सारी ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा सब ब्रांचों में मैनेजर रखने की जरूरत नहीं है, वो एक ही ब्रांच ऑफ हेड ऑफिस में बैठा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, 25 हमारी ब्रांच है, यहीं से बैठे बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी और देखेंगे खर्चा कम पड़ता है इनको। इकोनॉमी इन लार्ज बाइंग में खरीदते हैं ये लोग तो सस्ता पड़ता है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेंट से सब जगह मैनेजमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमी इन एडवर्टीजमेंट, एक बार एडवर्टीजमेंट करो
सब जगह की एडवर्टीजमेंट हो जाती है। कैश सेल्स, अगर कैश सेल्स कर रहे हैं तो बैड डेट्स की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है। आपको अपने कस्टमर को बार बार फ़ोन नहीं करना, अरे भैया पैसे तो दे दे यार, अरे भैया पैसे तो दे दे यार। अपने दुकान के लड़के को भेजने की ज़रूरत नहीं है बार बार, पेट्रोल जलाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, तो इसमें आपका खर्चा बच रहा है। क्या हो रहा है आपका, इसलिए लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर एटसेट्रा विल हेल्प द स्टोर ऑपरेटर एट लो कॉस्ट, तो अपन अपने स्टोर्स को लो कॉस्ट पे रन कर सकते हैं। फिर पब्लिक का कॉन्फिडेंस, किसका कॉन्फिडेंस, भाई मैंने पर्सनली जाके देखा है यार, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे हम लोग डी मार्ट में जाते थे तो वहाँ पे संडे के दिन तो जाना बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ आपसे, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, सामान खरीदने में मुझे 15 मिनट लगे, लेकिन उसकी बिलिंग कराने में मुझे क्या लगा, 1 घंटा लग गया। सर ऐसा क्यों, आप क्यों बोल रहे हो, बेटा इतनी पब्लिक जा रही है वहाँ, वो उनके ऊपर ट्रस्ट दिखा रही है चेन स्टोर्स के ऊपर, समझ में आ रही बात। तो इसी को बोल सकते हैं कि पब्लिक का कितना कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर, गुड्स अच्छी क्वालिटी का देते हैं, सस्ते में देते हैं। समझ में आ गया नहीं आया, तो दैट्स द रीज़न वाई। आप खुद सोचो ना, अगर आपको कहीं पे गुड्स अच्छे मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, तो आप बार बार वहीं जाओगे, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे तो आप उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाओगे। इसको बोलते हैं हमारा जो कस्टमर है हमारे पास बार बार वापस आकर आ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि हमने उसको सर्विसेज पहले बहुत अच्छी दी हुई हैं, ठीक है। तो एज all the branches of the shops sell standard goods at uniform price, it creates the public confidence, इससे पब्लिक का क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके ऊपर, ठीक है। फिर अगला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। इफ वन स्टोर रन आउट ऑफ स्टॉक, अबे हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, अब ध्यान से सुनना, सपोज पैंटालून्स का स्टोर है और उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, बोले सर मुंबई। अच्छा, अब उसकी एक ब्रांच है नरसिंहपुर में, एक ब्रांच है गाडरवाड़ा में, एक ब्रांच है जबलपुर में। अब ध्यान से सुनना, अगर जबलपुर में स्टॉक खत्म हो गया तो क्या मुंबई से आने का वेट करेंगे कि नरसिंहपुर से, जो उसके मतलब 70-80 किलोमीटर दूर है, वहाँ से माल ट्रांसफ़र कर देंगे। सर वहाँ से माल ट्रांसफ़र कर देंगे, मुंबई से जब आएगा जब देख लेंगे अपन, ठीक है ना। तो इफ़ वन स्टोर रन आउट ऑफ स्टॉक, गुड कैन ईजीली बी ट्रांसफ़र फ्रॉम नियर बाय स्टोर से हम लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है। इन द सेम चेन सच इंटर ब्रांच ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर, टू अवॉइड लॉस ड्यू टू द शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ स्टॉक। बेटा कहीं स्टॉक सरप्लस हो जाए तो सड़ जाएगा, कहीं स्टॉक कम पड़ जाए तो माल नहीं बिकेगा, तो दोनों जगह हमारा नुकसान है। तो भैया एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कुछ दिन के लिए माल क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, जब उनका माल आ जाएगा तो वो आपका माल क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। स्टोर तो सेम ही है, मैनेजमेंट भी सेम है, ऑनर भी सेम है, कोई घबराने की बात है ही नहीं, ठीक है। ओके, इकोनॉमी इन एडवर्टीजमेंट, एक बार एडवर्टीजमेंट करो सब जगह, जैसे आप डी मार्ट अगर टीवी में ऐड करिए तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी व्यूअर्स जो टीवी देख रहे हैं वो पूरे इंडिया के डी मार्ट का एडवर्टीजमेंट देख लेंगे एक बार, ठीक है। देयर इज इकोनॉमी इन एडवर्टीजमेंट बिकॉज इट इज डन बाय द हेड ऑफिस एंड नॉट बाय द ब्रांचेस, ठीक है। आगे चलते हैं, बेटर टर्नओवर। बेटर टर्नओवर का मतलब होता है इनकी जो सेल्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, सॉरी इनकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, एक लेवल में हाई होती है, बहुत ज़्यादा सेल्स करते हैं, लोग बाग बहुत आते हैं, कस्टमर बहुत आते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे भीड़ लगी रहती है, वैसे समझ में आ गया, पैर रखने की जगह नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इनका टर्नओवर भी बहुत क्या होता है, मल्टीपल शॉप अटेन द क्विक एंड बेटर टर्नओवर फॉर लोकेटिंग ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। तो कंपनी का भी टर्नओवर बहुत क्या हो जाता है, हाई ह्यूज टर्नओवर है, 2000 करोड़ रुपए का माल बेच दिया हमने इस साल, दैट्स कॉल्ड हाई टर्नओवर या बेटर टर्नओवर। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, चेन हैव द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड इंटीरियर डिस्प्ले होता है, सो इट कैन इजीली आइडेंटिफाई इवन द ऑर्डिनरी लिटरली पर्सन, सही है ना। आइडेंटिफाई ऑफ स्टॉक, आप पता चल सकते हैं, आपका जो बोर्ड लगा हुआ है, जो डिस्प्ले हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, चेन शॉप हैव यूनिफॉर्म एक्सटर्नल अपीयरेंस। यूनिफॉर्म का मतलब अगर बताऊं, बिग बाजार अगर आप बोलूँ ना तो ऑल ओवर इंडिया में उनका लोगो, उनका मोनो जो है वो सेम है,
कहीं भी आपको दिखेगा अच्छा ये बिग बाजार है, आप समझ जाओगे यहाँ बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बाटा का शोरूम कहीं भी दिख जाओगे, आप देख लोगे, आप बाटा का बोर्ड लगा देख लोगे तो समझ जाओगे कि ये जूते का दुकान है। तो आपको पहचानना बड़ा आसान होता है, ठीक है कि नहीं। तो चेन स्टोर को पहचानना बड़ा क्या होता है, आसान होता है, और पता चल जाता है इलिटरेट पर्सन भी, अरे ये बाटा की दुकान है भैया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ क्या डिसएडवांटेज होते हैं सर। सबसे पहला डिसएडवांटेज है एब्सेंस ऑफ चॉइस। सर एब्सेंस ऑफ चॉइस का मतलब, जैसे अगर आप वहाँ बाटा के शोरूम में जाओगे तो आपको एक ही वैरायटी, एक ही प्रोडक्ट और एक ही लाइन और एक ही रेंज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे नहीं, और जो वो बेच रहे हैं आपको वही खरीदना पड़ेगा, उसके अलावा कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। अ मल्टीपल स्टॉप डील इन द लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। लिमिटेड लाइन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, जनरली एक ही ब्रांड के होते हैं, सो दे कांट ऑफर द चॉइस। तो कस्टमर के पास वहाँ पे क्या नहीं रहती बेटा, चॉइस नहीं रहती। आगे चलते हैं। फिर नो क्रेडिट फैसिलिटीज, ये कस्टमर को क्या नहीं देते हैं, उधार में माल नहीं देते हैं। नो क्रेडिट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड ऑन दीज शॉप टू द कस्टमर्स, दे वुड अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ द शॉप। अब इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप माल उधार नहीं दोगे तो कस्टमर, आपकी सेल्स थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो अभी तो उधार में ले जा रहे हैं, बाद में आपका पैसा चुका देंगे। आगे चलते हैं। नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। सर इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई डायरेक्ट हेड ऑफिस से आ रहा है, जैसे पेंटालून्स मैं बोलूँ आदित्य बिरला ग्रुप का है, तो उस कंडीशन में आप ये देखो आदित्य बिरला जो उसके मालिक हैं वो तो नहीं मिल रहे ना पर्सनल कस्टमर से, उनका मैनेजर मिल रहे हैं, और उस मैनेजर का 4 महीने 6 महीने बाद एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा, तो पर्सनल टच नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पर्सनल टच कस्टमर्स के साथ कम हो पाता है। जैसे अगर आप दुकान में देखो, जैसे सुहागन साड़ी भंडार, वहाँ पे जो भाई साहब साड़ी बेच रहे हैं वो हर दीदी को, हर भाभी को, हर आंटी को जानते हैं, आइए भाभी जी नमस्ते, तो ये पर्सनल टच होते हैं। तो दीदी आजू बाजू की जितनी भी आंटी हैं, भाभी हैं, दीदी हैं, ये लोग काय के लिए जा रही हैं, वहाँ वहीं जाती हैं, बनाई बोले वो भैया का नेचर बहुत अच्छा है, वो उधार में भी दे देते हैं माल, तो हम वहीं से जाकर लेंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, चलते हैं। तो उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट, तो इन कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनी उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट कस्टमर के साथ नहीं बन पाते, है ना। द कंपनी एंड द कस्टमर हैव नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एज द बिजनेस ऑफ द ब्रांचेज इज मैनेज बाय द सैलरीज ब्रांच मैनेजर। एक सैलरी वाला ब्रांच मैनेजर होता है, हो सकता है 4 महीने के बाद उसका क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए दूसरी जगह, ठीक है। फिर अगला क्या, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें लोचशीलता थोड़ी सी क्या होती है, कम होते हैं। द चेन शॉप आर सेंट्रली कंट्रोल्ड, एज सच देयर इज नो स्कोप ऑफ ब्रांच मैनेजर टू एडजस्ट द प्राइस, मार्केट टेक्निक्स एटसेट्रा टू एक्सप्लॉइट द लोकल नीड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। अच्छा अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बात हो गई, अगर इसकी बात यहाँ पे हो रही है कि आपको अगर वो करना है, क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट के हिसाब से कोई प्राइस चेंज करना है, कुछ डिस्काउंट देना है, तो वो आप नहीं दे पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, हमें जो हमारी कंपनी है, जो कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते। इवन एक बोर्ड भी नहीं लगा सकते अपने मन से बाहर, जो लोकल ब्रांच मैनेजर है उसका जो हेड ऑफिस बोलेगा उसको वही करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर नो इनिशिएटिव। सर नो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, अगर मेरी दुकान होगी तो मैं 25 प्रकार के वहाँ पे क्या करूँगा, ऑफर डालूंगा, ऑप्शंस लगाऊंगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, ये मेरी दुकान है, मुझे करना ही पड़ेगा ये सब चीज़ें। लेकिन वो मैनेजर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बेटा थोड़ी सी लाइट चली गई है, लाइट का प्रॉब्लम है, 5-10 मिनट में लाइट आ जाएगी, तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाएंगी, ठीक है, घबराने की बात नहीं है ना। नो इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब वो अपने मन से कोई भी नया टॉपिक यूज नहीं करता है। आगे चलेंगे। द ब्रांच मैनेजर हैज़ नो इनिशिएटिव ऑफ हिज ओन, इट इज़ सेंट्रली कंट्रोल्ड एंड द ब्रांच मैनेजर लिटिल पावर, बहुत कम पावर होते हैं। ही कांट चेंज द प्रोडक्ट लाइन ऑफ द मार्केटिंग टेक्निक, तो वो मार्केटिंग टेक्निक की प्रोडक्ट लाइन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप ये देखो, चेन स्टोर है बाटा, कहीं भी जाओगे आपको इनकी जो बनावट है आपको सेम मिलेगी। क्या मिलेगी, इनकी बनावट आपको सेम मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, चेन स्टोर्स के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे डिफरेंस बिटवीन
डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप्स में क्या डिफरेंस है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, तो ये होमवर्क में आप लिखें, इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा नोट से। कल भी हमने यस्टरडे की क्लास में इसको डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मेल ऑर्डर बिजनेस। कौन सा ऑर्डर बिजनेस सर? मेल ऑर्डर बिजनेस। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है क्या? टीवी देखते हो रात में कभी कभी आप, शाम को 8 बजे 9 बजे एक चैनल आता है, कोई किसी भी चैनल पे वो लोग आ जाते हैं, नापतोल। देखा है आप लोगों ने? नापतोल में वो लोग क्या करते हैं सर? वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बताते हैं, पहले आए पहले पाएँ, आज के लिए ऑफर मिल रहा है आपको, आज के लिए ऑफर कितना मिल रहा है आपको, आज के लिए ऑफर मिल रहा है, बोले सिर्फ आज के लिए प्राइस है इसका 2,999, कल ये प्रोडक्ट 5,000 रुपये का हो जाएगा। इस तरीके से वो लोग अभी ऑफर करें, नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे मेल दिया हुआ है, इसके ऊपर अपना ऑर्डर अभी प्लेस करें, अभी फ़ोन लगाएं, तुरंत फ़ोन कराएं, 1 घंटे का टाइम है आपके पास। इस तरीके से वो लोग ऑफर जनरेट करते हैं। दूसरा, टीवी में भी उनका ऐड आता है और न्यूज़पेपर में भी उनका ऐड आता है, रेडियो में भी उनका ऐड आता है, सब जगह उन लोगों के ऐड्स आते हैं। समझ में आ गया? तो आप उनको अभी ऑर्डर करो और फिर क्या करेंगे, वो आपका ऑर्डर उनके पास प्लेस हो जाएगा, वो आपका मटेरियल पैक करेंगे और पैक करने के बाद पोस्टमैन या जो भी है डिलीवरी बॉय उसको दे देंगे और वो आपके घर आके आपका माल डिलीवर करेगा और उसी समय आपको उसको पेमेंट करनी है। इसको बोलते हैं वीपीपी से पेमेंट करना। क्या बोलते हैं? वीपीपी से क्या करना है? पेमेंट आपको करना है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं, इसको बोलते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। ये टीवी में ऐड आती होगी आपकी, सोना बेल्ट खरीदिए, आज ही क्या है आपका सिर्फ 999 रुपये का प्राइस है, आज हम आपको कितने में दे रहे हैं? 499 रुपये में दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे आप प्रोडक्ट मिलते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है जो मतलब मेल ऑर्डर पे बिजनेस पे काम करती है ना। नापतोल नाम है इसका और सब चीज़ बेचते हैं, एक आइटम नहीं। ये एसी भी देंगे आपको, ज्वेलरी भी देंगे आपको, मोबाइल फ़ोन भी देंगे आपको, उसके बाद ये टैब वगैरह है, कैमरा है, फिर ये जिम के इक्विपमेंट हैं, लैपटॉप है, आईपॉड है, ये सारी चीज़ें हैं, केबल है, यूएसबी केबल कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको देंगे यहाँ पे। लेकिन एडवर्टीजमेंट करेंगे, आपको ऑर्डर प्लेस करना है और ये लोग भी कैश में माल बेचते हैं। समझ में आ गई? दैट्स कॉल्ड मेल ऑर्डर शॉप। क्या बोल रहे हैं इसको? मेल ऑर्डर शॉप। ठीक है, आगे चलते हैं, आ जाइए। तो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखते हैं। कौन सी ऑर्डर शॉप है सर? ये मेल ऑर्डर शॉप। मेल ऑर्डर बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ रिटेल बिजनेस है, वेयर दे सेल देयर मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है बेटा? सर मर्केंडाइज का मतलब होता है गुड्स, वो अपना माल बेचते हैं थ्रू मेल। देयर आर जनरली नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर, के बीच में कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग अंडर द मेल ऑर्डर बिजनेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स, पोटेंशियल कस्टमर, जो हमारे फ्यूचर के कस्टमर हैं, वो हमें क्या करते हैं, उनको हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और वो फिर हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं, है ना। आर अप्रोच थ्रू द एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर में थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, टीवी कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट के थ्रू, सेंड टू देम बाय पोस्ट। टीवी पे भेज सकते हैं, बाय पोस्ट आ सकता है, आपके पास लेटर आ सकता है, पम्पलेट आ सकता है, पेपर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है ना। ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट द प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब ऑन द एडवर्टीजमेंट। वो अपने एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट की सारी क्या दे देंगे आपको? इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ऑन रिसीव, फिर आप क्या करोगे सर? इनको ऑर्डर भेजोगे। ऑन रिसीविंग ऑर्डर, जब इनको ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा, द मेल ऑर्डर हाउस गुड्स को क्या करेगा? पैक करेगा और सेंड कर देगा आपका पार्सल। किसके थ्रू? वीपीपी के थ्रू। वीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू पेबल पोस्ट। तो भैया जो पोस्टमैन आपके घर आ रहा है, जो आपको गुड्स सप्लाई करेगा, उसी को आप पैसे दे देना और वो पैसे हमारे तक पहुंचा देगा, है ना। द पोस्टमैन डिलीवर द गुड्स to the customer and receive the payment. Thus the mail order business shopping by post of customers viewpoint, selling by post from seller's viewpoint. ठीक है ना। तो आप भी पोस्ट के थ्रू हम आपको भेज रहे हैं और आप भी बाय पोस्ट हमें क्या कर रहे हो? ऑर्डर कर रहे हो मेल के थ्रू। ठीक है। देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव रिसीविंग द पेमेंट। बहुत सारे पेमेंट के अल्टरनेटिव रिसीव होते हैं। कैसे होते हैं? कस्टमर आस्क टू मेक द फुल पेमेंट इन एडवांस, मतलब पहले ही पैसे दे दो, एडवांस पेमेंट कर दो और पैसे आपके घर आ जाएंगे, सॉरी गुड्स आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कैश ऑन डिलीवरी दे देना, पता है ना कैश ऑन डिलीवरी, गुड्स आएंगे उसी समय पेमेंट करना है।
वैल्यू पेबल पोस्ट। अंडर दिस सिस्टम गुड्स आर सेंड थ्रू द पोस्ट एंड डिलीवर टू द कस्टमर ओनली मेकिंग द फुल पेमेंट। उस जब तक पेमेंट नहीं दोगे जब तक गुड्स आपको डिलीवर नहीं होंगे। गुड्स में बी सेंड थ्रू द बैंक। अ बैंक हैंडेड ओवर द गुड्स टू ओवर ओनली आफ्टर द मेकिंग ऑफ फुल पेमेंट। बैंक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। वैसे ये आइटम जो है वो थोड़ा सा कम प्रचलन में, सीधा हमारे पास जो डिलीवरी बॉय आता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या फीचर्स हैं इसके, देखते हैं। फीचर्स, द होल बिजनेस इज कंडक्टेड बाय पोस्ट। नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर और बायर के बीच में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आपने काय पे देखा, अपने टीवी के ऊपर क्या देखा, आपने एडवर्टीजमेंट देखा और यहाँ से इन लोगों को क्या कर दिया, आपने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इट मे बी स्टार्टेड एट एनी वेयर एट होम, लोकेशन ऑफ द बिजनेस नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है कि नहीं, आप अपने घर से भी चालू कर सकते हो। घर में एक सेटअप लगा लिया, वहाँ से आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, बहुत सारा माल भर के रख लिया, ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आ रहे हैं, आप पैकअप करो और उनके घर भिजवा दीजिए। ठीक है, इट मे बी स्टार्टेड एट लेस प्लेस और लेस कैपिटल, छोटी सी जगह और छोटी सी जगह कैपिटल में भी यूज़ स्टार्ट हो सकता है। देयर इज़ नो नीड टू कीप स्टॉक, ज़्यादा स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं है। इट नीड टू कीप स्टॉक, इट नीड टू परचेज गुड्स ओनली आफ्टर जनरेटिंग ऑर्डर। अगर आपके पास ऑर्डर आया, कहीं से और से खरीदो गुड्स, पैक करो और अपने नाम से क्या कर दो, भेज दो। नो मिडिल मैन इज इन्वॉल्व, इसमें भी वही होता है। कौन होता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है और कस्टमर होता है। नहीं, इसमें होलसेलर और कस्टमर को अपन अलग कर देते हैं। जो मैन्युफैक्चरर या परचेजर होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के घर पे गुड्स भिजा देता है, इसलिए यहाँ पे भी गुड्स अपने को क्या मिलते हैं बेटा, कम प्राइस में और सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे एडवांटेज ऑफ द मेल ऑर्डर बिजनेस। सर इसमें जगह कम लगती है, स्पेस कम लगती है, स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कम पैसे में, कम कैपिटल में भी हमारा काम हो जाता है। आगे कन्वीनियंस इन बाइंग, गुड्स आर अवेलेबल एट डोर स्टेप। आपके घर पे आ रहे हैं, कस्टमर के घर पे गुड्स आ रहे हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको सारे के आपके लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, हेंस इट इज़ फ्री फ्रॉम द ट्रबल, इनकन्वीनियंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ गोइंग टू मार्केट, और बाजार जाने का खर्चा, टाइम सब आपका बच जाता है। फिर अवॉइडेंस ऑफ मिडिलमैन, मिडिलमैन को ये लिखाया था मैंने, होलसेलर और रिटेलर को हटा देते हैं, इसलिए हमें सस्ता पड़ता है माल। अवॉइडेंस ऑफ मिडिलमैन हेल्प रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग एटसेट्रा, दैट्स द रीजन वाई कस्टमर गेट गुड्स ऑन द लोअर प्राइस। ओके, नो बैड डेट्स, कैश में माल बेचते हैं, बैड डेट्स होने की संभावना नहीं है, पैसे डूबने की संभावना नहीं है। ठीक है ना, लोअर कॉस्ट, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन में रिजल्ट अवॉइडेंस ऑफ एक्सपेंसेस लाइक सेल्समैन की सैलरी, ये सब देने से अपन बच जाते हैं। फिर अगला क्या है, वाइडर स्कोप, ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, कहीं से भी आपके पास ऑर्डर आ सकता है, तो आपका स्कोप, आपका एरिया बढ़ जाता है। सिर्फ एक छोटे से गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में आपको माल नहीं बेचना है, आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी माल बेच सकते हो, तो इससे आपका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाता है तो सेल्स बढ़ जाती है, सेल्स बढ़ जाती है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। आगे चलेंगे, अवॉइडेंस ऑफ ओवर स्टॉकिंग ऑफ द गुड्स, ज़्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। गुड्स आर कलेक्टेड ओनली आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, हेंस नो नीड फॉर स्टॉकिंग इन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे एक हल्का सा मिस्टेक हो गया है, उसको अपन एवर नहीं है, वो ओवर है। क्या है, ओवर स्टॉकिंग नहीं रखो। अवॉइडेंस ऑफ ओवर स्टॉकिंग, तो ज़्यादा स्टॉक रखने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, कैसे भैया, एक हमारा फ्रेंड है, उसका नाम है वैभव, तो वैभव को खरीदनी है साइकिल, और हम लोग मेल ऑर्डर वाले हैं, हम साइकिल रखते ही नहीं अपनी दुकान में, तो वैभव ने, हमने टीवी पे डिस्प्ले किया कि साइकिल हमारे पास अवेलेबल है। अब वैभव ने क्या किया, ऑर्डर दिया गाय का, साइकिल का, तो हमने पहले साइकिल परचेज़ की और उसके बाद पैक करी और वैभव को क्या कर दी, भेज दी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला आइटम क्या है, एडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। इसके क्या बिजनेस के भी हैं, हैवी एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट, बहुत ज़्यादा टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते ही रहना पड़ती है, रोज आता है नाप तोल वालों का ऐड भी है।
रोज आता है। क्यों आता है रोज? हम कस्टमर की आई में, आंखों में बने रहे हैं, ठीक है। मेड ऑर्डर बिजनेस डिपेंड अपॉन द, सिर्फ काय पे चलता है? एडवर्टीजमेंट। इट हैज़ टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट कंपेयर फॉर अदर रिटेल बिजनेस से ज़्यादा इनको एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च होता है। एब्सेंस ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, दीदी भैया भाभी बहन जी इनके साथ अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होते, है ना। देयर इज़ अ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बायर एंड सेलर। फिर अगला क्या है? नो पर्सनल इंस्पेक्शन, है ना। बायर खरीदने से पहले गुड्स को नहीं देख सकता। सपोज मैंने ये रिमोट कंट्रोल बुलवाया, तो जब ये आ जाएगा मैं पैसे कर दूंगा, उसके बाद ही मैं इसको खोल के देख सकता हूँ। तो मैं इसको खरीदने से पहले चला के नहीं देख सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं बाजू वाले भाई साहब की दुकान में जाऊँगा तो बोलेंगे अरे भैया कोई बात नहीं, आपकी दुकान है, चला के देख लो, बैठ के देख लो, उसके ऊपर कूद के देख लो, टूटेगा नहीं, बहुत अच्छा ड्यूरेबल आइटम है, ठीक है ना। तो ये बायर कांट इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर बाइंग इट, नो सुटेबल फॉर ऑल आइटम्स, ओनली लिमिटेड टाइप ऑफ गुड्स यहाँ से हम खरीद और बेच सकते हैं। कोई बड़े बड़े सोना हो गया, चांदी हो गया, लोग बाग इस टाइप के गुड्स यहाँ से खरीदते नहीं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह के सेट्स आप यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है कि नहीं। बहुत बड़ा आइटम है, जैसे 1 लाख रुपए का टीवी है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें हैं, एयर कंडीशन है, तो लोग बाग बोलते हैं भैया बाजू की दुकान से ही खरीद लो, कभी कुछ ख़राब हो गया तो बाजू से लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो हर आइटम यहाँ बिकते नहीं है, छोटे मोटे आइटम्स यहाँ पे बिक जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिले इन डिलीवरी। तो ये लेट भी करते हैं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ऐसे इनके गुड्स आते हैं, है ना। गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन ड्यू टाइम, आज ही चाहिए गुड्स तो मिलेगा नहीं। फिर एब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, तो यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, उधार नहीं देते, कैश में ही माल बेचते हैं। फिर क्या है? अनसुटेबल फॉर इलिटरेट क्लास, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कंप्यूटर मोबाइल पे ऑर्डर प्लेस करते नहीं आता, उनके लिए ये सारी चीज़ें, जो इलिटरेट होते हैं वो ये समझ नहीं पाते कि किस टाइप से ये माल बेच रहे हैं, तो ये ऑर्डर उनके लिए, जो इलिटरेट पर्सन है उनके लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये अगला एक आइटम हो गया आपका, कौन सा हो गया? मेल ऑर्डर शॉप्स। आगे चलते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर, इसका मतलब समझो, जैसे अगर आप कभी जबलपुर जाओगे ना, तो आपको जबलपुर में आधार ताल में अपना वहाँ पे जो सिविक सेंटर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर है, उसका नाम है प्रियदर्शनी सुविधा स्व सेवा केंद्र। स्व सेवा केंद्र का मतलब आप खुद जाके वहाँ से माल पिक कर सकते हो, है ना। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, इसका मतलब बताता हूँ, भोपाल द्वारा संचालित आधार ताल जबलपुर। आप ध्यान से सुनना, ये एक स्टोर है, इसका नाम क्या है? प्रियदर्शनी स्टोर। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बनाया गया स्टोर है। सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? सर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक संस्था होती है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक संस्था होती है जो कम से कम 10 लोग मिल जाएं और मिल के बना लेते हैं एक संस्था। इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1929 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया जाता है। आप एक सोसाइटी बना लो, 10 लोग मिल जाएंगे और फिर ये अपने मेंबर्स भी बन जाएंगे, ऐसे 10 मेंबर बन जाते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं? बिना प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, इनका उद्देश्य अपने मेंबर्स की और जनता की भलाई करना होता है, ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। समझ में आ गई बात? तो बिना प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से इन लोगों ने दुकान खोली है और ये दुकान बल्क में परचेज करती है और सस्ते में अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को और मेंबर्स को क्या करते हैं? गुड्स सप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? सर हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बेसिस पे काम करते हैं, अपने मेंबर्स की मदद करते हैं और ये माल किसको बेच रहे हैं? आम जनता को, कंज्यूमर्स को माल बेच रहे हैं। सस्ते में खरीदते हैं, कंज्यूमर को सस्ते में बेचते हैं, मिडिल मैन को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स इज अ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय कंज्यूमर देमसेल्फ। कंज्यूमर मतलब 10 लोग मिल जाएं और मिलके, कम से कम 10, 1-2 लाख लोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो लोग अपनी सोसाइटी बना लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट द मिडिल मैन। सर वही बात आ गई, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट माल किसको बेचते हैं? कंज्यूमर को। मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। आगे चल, देयर बाय रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मर्केंडाइज, इसलिए
इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मर्केंडाइज का मतलब प्रोडक्ट, उनकी जो कॉस्ट होती है वो आपको सस्ती पड़ती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर डील ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑफ डेली यूज़, जैसे ग्रॉसरी, खाने पीने का, गेहूँ, चावल, दाल, पल्सेस सब मिल जाएंगे आपको यहाँ। स्टेशनरी मिल जाएंगे, बर्तन भांडे मिल जाएंगे आपको, ड्रेस मटेरियल वहाँ मिल जाएगा आपको। इट परचेज इन गुड्स, बल्क में ख़रीदते हैं, बल्क में मतलब लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो इनको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है। एंड सेल द स्मॉल लॉट्स टू द कस्टमर्स, है ना। द प्रॉफिट अर्न बाय दैम यूटिलाइज टू डिक्लेयर बोनस टू द मेंबर्स एंड स्टीयरिंग द जनरल रिजर्व एंड द जनरल वेलफेयर फंड्स। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये अपने कस्टमर को, अपने जो ऑनर्स हैं, जो उसके सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको नहीं बांटते, उनको एक बोनस के रूप में दे देते हैं, ठीक है। और बेसिकली एक जनरल फंड बना के रखते हैं जिसमें कि अपन अपने मेंबर्स की भलाई कर सके। और सिमिलर फंड्स फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स के लिए भी लोग, समाज सेवा के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। आगे, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने होने चाहिए? कम से कम 10 मेंबर्स यहाँ पे होने चाहिए। फिर द कैपिटल फॉर दिस स्टोर आर रेज्ड इशू द शेयर टू द मेंबर्स। तो जितने जैसे 10 मेंबर हैं तो वो लोग अपना अपना शेयर का पैसा इसमें लगाएंगे। मुझे द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, उसके 4-5 लोगों को बना दिया कि वो पूरा मैनेजमेंट देखेंगे, उसको मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। मैनेज डे टू डे एक्टिविटीज़, ईच मेंबर हैज़ अ सिंगल वोट। अगर कभी मीटिंग होती है या कुछ होता है तो एक मेंबर को एक वोट देने में मतलब मिलता है। कितने, वॉट एवर मे बी यूर कैपिटल, आपको एक ही वोट देना है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। ऑफ द नंबर ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम, ठीक है। अब इसके क्या एडवांटेज हैं? एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के, पहला इजी फॉर्मेशन, बनाना बड़ा आसान है। 10 लोग मिल जाएं, मिलके सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा लें और बन जाएगी तुम्हारी क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे, लिमिटेड लाइबिलिटी, जितने भी मेंबर होते हैं उन लोग जो पैसा लगाते हैं उनकी लाइबिलिटी उसी पैसे तक है, उससे ज़्यादा आपको लाइबिलिटी नहीं है। हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे सर? हम पढ़ चुके हैं, अपन ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर आप देखोगे HUF में भी कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मेंबर्स को पार्टनर की लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और कंपनी में देखा था हमने कि शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा था मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। तो जितना तुम्हारा क्या है, शेयर है, उतना ही तुम्हारी लाइबिलिटी आएगी। आगे, इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। फिर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सर ये क्या होता है डेमोक्रेटिक? कोई भी निर्णय लेना हो तो जो मेंबर्स हैं वो अकेले निर्णय नहीं ले सकते, सारे जितने भी मेंबर्स होंगे सबकी एक क्या बुलाई जाएगी सर? सब लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग में डिसीजन को बोला जाएगा, उसके ऊपर वोटिंग करी जाएगी। अगर मेजॉरिटी सहमत है, जैसे 10 में से 6 लोग बोल रहे हैं कि काम कर लो, तभी काम किया जाएगा। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, समझे? लोकशाही क्या बोलते हैं इसको? मतलब सब लोगों से पूछ के काम करेंगे, सारे मेंबर्स से पूछ के डिसीजन लिया जाएगा, इसी को बोलते हैं। देखेंगे, द मैनेज, इट इज़ मैनेज बाय द मैनेजिंग कमिटी हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर जिनको चुन के हैं। ईच मेंबर है सिंगल वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। कितने भी शेयर हों, कितने भी वोट वो हों, आपके पास कितना रहेगा? एक ही वोट रहेगा। और जो भी डिसीजन लेना है सब लोगों को उस डिसीजन लेने के लिए अपने क्या करनी पड़ेगी? वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर वोट फेवर में ज़्यादा है तो वो काम हो जाएगा, और अगर वो वोट फेवर में कम है तो वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, लोअर प्राइस, बल्क में खरीदते हैं, सस्ता पड़ता है, कस्टमर को भी सस्ते में देते हैं, यही इसका लोअर प्राइस का एडवांटेज है। फिर डिसएडवांटेज भी है। क्या है डिसएडवांटेज? भैया इनके पास कैपिटल कम होती है, ठीक है ना। अब मैंने अभी बताया था, उसका सामने का फ्रंट देखा था आपने, ठीक है, जैसा चल रहा है काम चलने दो,
ज़्यादा इनको शोबाजी में वो नहीं होता, तो कैपिटल कम होती है तो ये लोग एडवर्टीजमेंट और अपना साज सजावट और बिल्कुल डेकोरेजम बिल्कुल कम बेसिस पे ही रखते हैं, ठीक है ना। द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड ऑफ द कोऑपरेटिव, सोर्स ऑफ द मनी रेज बाय द मेंबर्स, जो मेंबर ने पैसा लगाया बाय द इशू ऑफ शेयर्स, द लिमिट इट इज़ लिमिटेड, बहुत कम पैसा लगाते हैं मेंबर, जनरली इनसफिशिएंट शॉर्टेज फंड इज़ अ चैलेंज ऑफ देयर ग्रोथ एंड एक्सपांशन, तो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते ये लोग ना। लैक ऑफ इनिशिएटिव, है ना, तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको कोई सैलरी इतनी ज़्यादा खास नहीं मिलती, ऑनरियम मिलता है, अपने काम करने के लिए एक मान धन मिलता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, लिमिटेड पैसा तो मिल रहा है हमें यहाँ से, ठीक है। देयर आर लैक ऑफ इनिशिएटिव, इसलिए वो अपने मन से कोई नया इनिशिएटिव लेते नहीं है ना। मोटिवेटेड अमंग द देम टू वर्क हार्ड। फिर लैक ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग, अब इन लोग के पास पैसे कम होते हैं तो अपने कर्मचारियों को, अपने मेंबर्स को ये लोग बिजनेस की ट्रेनिंग भी कम ही देते हैं, ठीक है ना। द पीपल हु मैनेज द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर लैक एक्सपर्टाइज, दे आर नॉट ट्रेन्ड इन द रनिंग बिजनेस स्मूथली। आगे इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, अब पैसे कम हैं, मैं अच्छे मैनेजर्स रख नहीं पाओगे तो वो मैनेज भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो मैनेज उनकी ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती अच्छे से, तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो भी इनसफिशिएंट होते हैं। दैट्स द रीज़न वाई ये लोग इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते जितना इनको ग्रो करना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला आइटम है सुपर बाज़ार। क्या है अगला, सुपर बाज़ार, ठीक है। देख चुके हैं सुपर बाज़ार भी अपन, जैसे अगर आप यहाँ से स्वामी सुपर बाज़ार आपके घर के पास में ही बना हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ जाके आप देखते हो बिग बाज़ार हो गया, ठीक है, बहुत सारे टाइप के गुड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं बस आज का क्लास यहीं तक, चलो ख़त्म कर ही लेते हैं इसको, आज थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्लास। सुपर मार्केट इज़ अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप, बहुत बड़े शॉप होते हैं। वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अलग अलग हर कंपनी के माल मिलेगा यहाँ पे, हर कंपनी का क्या मिलेगा आपको, माल मिल जाएगा यहाँ पे। दे आर मोर अट्रैक्टिव कंज्यूमर बिकॉज वाइड वैरायटी, बहुत वैरायटी के गुड्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कंज्यूमर बहुत सारे आते हैं, लो प्राइस पे बेचेंगे, सब बल्क में खरीदते हैं, लो प्राइस में देते हैं। सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है, सर ये वाले स्टोर में आप जाके ऐसे बैग लेके अपने खुद से सामान उठा सकते हो, इतने सारे वैरायटी के गुड्स होते हैं, कोई भी गुड्स को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ह्यूज कलेक्शन ऑफ मर्केंडाइज, बहुत अलग अलग टाइप के बहुत सारे गुड्स इनके पास होते हैं, ठीक है। आगे दे आर यूजुअली ट्रेडेड ऑन ब्रांडेड गुड्स, ब्रांडेड गुड्स बेचते हैं। वाइडली यूज्ड कंज्यूमर गुड्स सच एज ग्रोसरी, ठीक है, क्लॉथ्स, हाउस होल्ड गुड्स, मेडिसिन एटसेट्रा, सब मिल जाएगा आपको यहाँ, एटसेट्रा। गुड्स कैप्ड ऑन द रैक्स, गुड्स काय में रखे रहते हैं, सर ये देखो वो सारे के सारे गुड्स जमे हुए हैं, बढ़िया रैक में रखे हुए हैं, रैक्स विद द क्लियरली लेबल प्राइस, उसके ऊपर प्राइस भी चिपका रहता है, एंड द क्वांटिटी टैग्स, 1 किलो है, 2 किलो है, आधा किलो है, सब उसके ऊपर, इन द सुपर मार्केट, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ सेल्समैन, अगर आप सेल्समैन नहीं भी है सामने तो आप अब देख के समझ के अपने मर्जी से कोई भी गुड्स उठा सकते हो, है ना। डिसइन्फेक्टिव फीचर्स ऑफ द सुपर बाजार, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ सर्विस स्टोर। खुद जाओ, खुद ट्रॉली खरीदो, ट्रॉली ले लो वहाँ से, या फिर बास्केट ले लो और वहीं इसमें सामान भरते जाइए आप, है ना। प्रोडक्ट्स आर प्रॉपरली पैक्ड इन द प्लेस इन द सेपरेट सेक्शन, जैसे चाय रखी तो पूरा ऊपर से नीचे तक चाय ही भरी रहेगी, आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है ना। सेपरेट सेक्शन इन ऑर्डर टू मेक कन्वीनियंट टू परचेज द कस्टमर, इसको कस्टमर को गुड्स खरीदने में बड़ी आसानी हो जाती है। टाटा भी वहीं है, टाटा अग्नि भी वहीं है, ब्रुक बॉन्ड भी वहीं है, रेड लेबल भी वहीं है, समझ में आ गया। ये हर टाइप की चाय वहाँ पे आपको मिल जाएगी। द कस्टमर्स मूव इन टू द स्टोर एंड पिक अप द गुड्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जो तुम चाहते हो उसी हिसाब से आप गुड्स क्या कर लीजिए, वहाँ से पिक कर लीजिए, है ना। ब्रिंग दैम इनटू द कैश काउंटर, और चले जाओ कैश काउंटर में, वहाँ पे आप अपने गुड्स की दिखा दो, ये गुड्स हैं, वो उसके पास एक OMR मशीन रहेगी, तो वो अपनी मशीन से सारे क्या करेगा, OMR के ऊपर टिक कर लेगा और आपका बिल बना के आपको दे देगा, है ना। मेक पेमेंट एट होम, कैश काउंटर में पेमेंट करो, अपना सामान उठाओ और घर आ जाओ। ओनली कैश सेल्स आर अलाउड हियर, यहाँ पे सिर्फ कौन से कैश सेल्स मिलते हैं, कैश गुड्स मिलते हैं आपको,
कैश के बेसिस पे, ठीक है। फीचर्स, दे आर जनरली लोकेटेड इन द सेंट्रल लोकेशन, मतलब शहर के बीचों बीच होते हैं जहाँ पे उनका ज़्यादा कस्टमर आए और सेल हो जाए, जिसके फीचर्स हैं। दे काय में गुड्स बेचते हैं सर, ओनली कैश बेसिस पे, उधारी नहीं करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दे डील इन द वाइड वेराइटी ऑफ कंप्लीट लाइन ऑफ गुड्स, अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, वाइड वेराइटी होती है, अलग अलग कंपनियों के होते हैं। दे ऑपरेटेड ऑन द सेल्फ सर्विस प्रिंसिपल, खुद जाओ खुद उठाओ, दुकानदार निकाल के नहीं देगा गुड्स। दे हैव लो सेल्स ओवरहेड ऑन द सेल्समैन और एम्प्लॉय, तो ज़्यादा सेल्समैन रखने की आवश्यकता भी नहीं है, उनको सैलरी देने की भी आवश्यकता नहीं है। एडवांटेज, वन रूफ लो कॉस्ट, सारा का सारा माल एक छत के अंदर मिल जाता है, एक ही हॉल के अंदर मिल जाता है, तो बाहर अलग अलग दुकानें खोलने की ज़रूरत नहीं है। वाइड सिलेक्शन, अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, वाइड रेंज होती है, छोटा बड़ा मीडियम साइज़, अलग अलग कंपनियों के हर टाइप के आपको गुड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नो बैड डेट्स, कैश बेसिस पे बेचते हैं तो बैड डेट्स होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीट फ्रीडम टू बायर्स, घूमो दिन भर घूमते रहो, सामान खरीदते रहो, पेमेंट करते रहो, तो कंप्लीट फ्रीडम होती है किसको, बायर्स को। यहाँ पे शॉपिंग का क्या मिल जाता है, हमें कन्वीनियंस मिल जाता है, बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे अपने डेली नीड की चीज़ें एक ही जगह पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऑल रिक्वायर्ड गुड्स डेली नीड्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस, इट्स सेव द कस्टमर का टाइम एंड एनर्जी इससे बच जाती है। आगे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो नो पर्सनल अटेंशन, अपने कस्टमर के साथ पर्सनल अटेंशन नहीं होता, यहाँ पे भी वही होता है, मैनेजर होता है, मैनेजर का ट्रांसफ़र हो सकता है। क्रेडिट में माल नहीं देते हैं, उधार बिल्कुल कैश में बेचते हैं माल। ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपको एक स्टोर खोलना है, सुपरमार्केट, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके लिए कंप्यूटर्स रखने पड़ेंगे, रैक बनाने पड़ेंगे, गुड्स भी आपको, मतलब ये समझ के चलिए कि 2-3 करोड़ रुपए का एक बार में दुकान में माल पड़ा रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फिर डिफ़िकल्टी इन ऑफ स्पेस, अब इतना बड़ा स्टोर खोल लिया है, कस्टमर बहुत सारे आ रहे हैं, पार्किंग की समस्या है, रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रोज़ पुलिस वाले आके चिल्ला रहे हैं भैया पार्किंग ठीक करो, तो बड़ी प्रॉब्लम जाती है गाय की, ये सारी चीज़, ठीक है ना। और मेन शहर में होते हैं तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है पार्किंग की। नो सुटेबल प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल सेलिंग, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिसमें पर्सनल सेलिंग रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ पे नहीं बिके जाते हैं, ठीक है। आगे वेंडिंग मशीन, क्या होती है वेंडिंग मशीन? अब जैसे अपना दोस्त है, क्या नाम इसका, सपोज मान के चले सूर्यांश, इसको ना एक कोका कोला एक बोतल खरीदनी है, कोका कोला की क्या खरीदनी है, एक बोतल खरीदनी है, कोई भी एक बोतल खरीदनी है, तो ये क्या करेगा भैया, ये जो है यहाँ पे देखेंगे ये सब पेमेंट के ऑप्शन लगे हुए हैं, सॉरी ये मशीन लगी है, एक मिनट पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सपोज़ यहाँ पे डिस्प्ले भी दिखाएगा, सारी चीज़ें दिखाएगा। आपने ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, सपोज़ एक बिस्लरी की पानी की बोतल आपने क्या करी, यहाँ से सेलेक्ट करी, तो यहाँ से सेलेक्ट कर दिया बिस्लरी की पानी, कितने रुपए की है, 20 रुपये की है। या आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, कैश से भी पेमेंट कर सकते हो। तो वेंडिंग मशीन के अंदर यहाँ से आप अपना कार्ड या मनी डालोगे तो ये जो है ना ये दरवाज़ा खुलेगा नीचे से और इसमें से यहाँ से गिरेगा और आवाज़ आएगी, टुन करके आवाज़ आएगी और आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, आप उसको उठा लीजिए। दैट्स कॉल्ड वेंडिंग मशीन। अब यहाँ पे कोई दुकानदार नहीं खड़ा, कोई सेल्समैन नहीं खड़ा, आप पैसे डालो और सामान निकाल लो। दैट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, वेंडिंग मशीन। तो ये भी एक माल, हर अलग अलग कंपनियां, अलग अलग दुकानदार अपनी वेंडिंग मशीन ऐसी जगहों पे लगा देते हैं जहाँ पे ह्यूज कस्टमर होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया और अपना बस स्टैंड हो गया, मॉल्स हो गए, यहाँ पे अपनी वेंडिंग मशीन लगा देते हैं। ऑटोमेटिकली आप वहाँ से पैसे डाल के चीज़ों को क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। जैसे आपने रेलवे स्टेशन में देखा है, 1-2 रुपये का सिक्का डालो पूरी और बोतल लगा दो नीचे, ऑटोमेटिकली पानी नीचे भर जाता है आपकी बोतल में, मिनरल वाटर 2 रुपये में, ठीक है। आ जाइए, जिस तरीके से ये होती है, कौन सी मशीन होती है, वेंडिंग मशीन। कोका कोला खरीदना है, पैसे डालो, यहाँ से तुम्हारा कोका कोला निकल के आ जाएगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड वेंडिंग मशीन, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। और रिवोल्यूशन इन द मार्केटिंग मेथड इन द इमरजेंस ऑफ द वेंडिंग मशीन, देयर आर कॉइन ऑपरेटेड मशीन। क्या होती है, इसको सिक्का डालना पड़ता था पहले, अभी तो कार्ड वार्ड पेमेंट सब आ गया। फॉर एवरी सुटेबल एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स लाइक हॉट बेवरेजेस,
गरम कुछ खाने पीने के पदार्थ हैं आपके, प्लेटफॉर्म टिकट्स बिकती है यहाँ पे, सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर खरीद सकते हो एट्सेट्रा। एब्सेंस ऑफ सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है। द स्पेशल फीचर्स ऑफ द मशीन्स, इट यूज़फुल टेक्निक्स फॉर सेलिंग एट लो प्राइस गुड्स। ठीक है ना, 20 रुपये का है, 2 रुपये का आइटम है, 5 रुपये का आइटम, इस टाइप का आइटम आप इसमें बेच सकते हो। ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड यूनिफॉर्म साइज़, एक ही साइज़, जितनी भी बोतल होंगी ना वो सब एक साइज़ की होंगी जो कि मशीन में से बाहर निकल सके। ठीक है। एट प्रेजेंट वेंडिंग मशीन आर वर्किंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जैसे एटीएम काम करता है, कार्ड डालो, पैसे जो भी डालोगे 7 चीज़ें निकल आएंगी। एटीएम इन द बैंकिंग सर्विसेज। आगे चलते हैं, एडवांटेज क्या है इसके वेंडिंग मशीन के, देखेंगे। वेंडिंग मशीन आर यूजफुल फॉर सेलिंग द प्री पैक्ड आइटम एट लो प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं विथ यूनिफॉर्म साइज़ और वेट, एक ही साइज़ एक ही वेट की बोतल्स होती हैं, है ना। लाइक एटीएम, जैसे एटीएम 24 आवर्स 7 डेज काम करता है, रात को 2 बजे भी पैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ से रात को 2 बजे भी आप कोक की बोतल खरीद सकते हो। ठीक है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर बोथ एंड बायर एंड सेलर्स, दोनों के लिए क्या होता है, कन्वीनियंट होता है। डिसएडवांटेज ऑफ वेंडिंग मशीन, इसके क्या इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन, मेंटेनेंस चार्जेस रेगुलर बेसिस पे, रिपेयर क्वाइट हाई, मशीन को बंद रखना, मशीन को ख़रीदना, उसको रिपेयर करना बड़ा महंगा पड़ जाता है कभी कभी। कंज्यूमर कांट सी द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, भैया प्रोडक्ट जब ही दिखेगा जब पैसे डाल दोगे और बाहर निकल आएगा, आप देख के उसका प्राइस वाइज एक्सपायरी डेट पहले चेक नहीं कर सकते हो। फिर रिटर्न ऑफ द गुड्स इज़ इम्पॉसिबल, एक बार खरीद लिया क्योंकि वहाँ पर कोई सेलर है नहीं जिसको आप गुड्स वापस कर सको, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये वेंडिंग मशीन की बात है। आ जाइए, एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है, उसका नाम है रोल ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन इन द प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। आप ध्यान से सुनना, अपना सपोज इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे दुकानदार हैं, बहुत सारे क्या हैं, दुकानदार हैं। तो ये जो दुकानदार हैं बहुत सारे, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होती है, अरे टैक्स बढ़ा दिया, अरे वो टोल टैक्स बढ़ा दिया, ऑक्ट्राय बढ़ा दिया, लेबर चार्जेस बढ़ा दिए, ट्रक वालों का ये बना दिया। तो ये सब प्रॉब्लम्स जब सारे दुकानदारों को होती है ना बेटा, तो मतलब ये स्ट्राइक पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? तो इन सब दुकानदारों ने मिलके क्या किया, अपना एक बना लिया ग्रुप या एसोसिएशन। क्या बना लिया? एसोसिएशन। तो ये जो ग्रुप होता है, अब इसमें बहुत सारे दुकानदार शामिल हैं। ठीक है, तो जब इन दुकानदारों को प्रॉब्लम होती है तो ये एसोसिएशन जो होती है, ये जो ग्रुप होता है, ये गवर्नमेंट के पास जाती है और बोलती है, गवर्नमेंट दोहाई हो, क्या कर रहे हो आप, हमारे जो मेंबर्स हैं, जो दुकानदार हैं, मरवाओगे उनको। तो ये लोग आवाज़ उठाते हैं किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। और किसके फेवर में? अपने जितने भी दुकानदार लोग हैं उनके फेवर में। जैसे अगर आप मैं बोलूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत सारे दुकानदार हैं। अगर किसी दुकानदार को प्रॉब्लम होती है तो पूरा का पूरा एसोसिएशन खड़ा हो जाता है। वो एक कहावत है ना, संगठन में शक्ति है। तो ये लोग संगठित होकर काम करते हैं, एक साथ होकर काम करते हैं। दैट्स द रीज़न वाई इनमें मतलब बहुत ज़्यादा यूनिटी होती है और सरकार भी इनकी बातें मानती है। जैसे सरकार ने अभी क्या बोल दिया, जैसे अभी आप किसान आंदोलन देख रहे थे, किसानों का पूरा एक यूनिट बन गया, उन्होंने एसोसिएशन बना लिया। ठीक है कि नहीं? और सरकार से बोला कि जो आपने कानून लाए हैं वो सही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ बेटा, फिर उस कंडीशन में सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ा, क्योंकि उनका किसानों का एसोसिएशन था। और यहाँ ये किसका एसोसिएशन है सर? ये जो है ये एसोसिएशन दुकानदारों का है। ठीक है, इसमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट नेम है जो आपने सुने भी होंगे, है ना। इसका नाम है, इंडिया में कौन कौन से एसोसिएशन काम करते हैं? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। दूसरा, कोफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दिल्ली में ऑफिस है इसका। देयर आर 3 नेशनल लेवल एसोसिएशन है, जो दुकानदारों के एसोसिएशन है, बिजनेसमैन्स के एसोसिएशन है ना। ये लुक्स लाइक अ दुकानदार के गार्जियन के जैसे है। किसके जैसे है? गार्जियन के जैसे है। ठीक है, आ जाइए। अब द एसोसिएशन यूजुअली
इंटरवेंस द फॉलोइंग मैटर्स पे बात करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। किसको बचाते हैं ये लोग? दुकानदारों को और उनके अपने जो जितने भी एसोसिएशन के हमारे मेंबर्स हैं उनकी हितों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। सर किस तरीके से करते हैं? ध्यान से सुनना। दे इन्फ्लुएंस, वो गवर्नमेंट को प्रभावित करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ाई करते हैं। गवर्नमेंट एट टाइम्स ऑफ फॉर्मिंग पॉलिसीज, तो इंडिया में जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसी हैं इसको बनाने के लिए वो सरकार से बात करते हैं। ठीक है। फिर ऑक्ट्राई एंड लोकल टैक्सेस, जो चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, ज़्यादा चार्ज कर रही है तो उसको कम करवाने के लिए, उसके ऊपर बहस करने के लिए, उन मुद्दों पे बहस करने के लिए ये गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं, गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं। ठीक है। अ रैशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल टैक्स एट द यूनिफॉर्म रेट अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में एमपी में जीएसटी होना कैसा लगेगा, आईजीएसटी कैसा होगा, सीजीएसटी कैसा होगा, समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे रेट्स, सेल टैक्स के रेट वगैरह के ऊपर ये लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट के साथ आर्गुमेंट करते हैं। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट कंसल्टेंसी इंटरेक्टिंग ऑन द लेबर इश्यूज, जो लेबर की प्रॉब्लम है, मिनिमम वेजेस रेट है, लेबर का टाइमिंग है, उसके ऊपर ये लोग भी चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डिस्कशन करती है किसके साथ? विद गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड बनाइए, पोर्ट बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दीजिए, रेलवे एक्सेट्रा। अरे भैया इतना भर भर के टैक्स ले रहे हो, गवर्नमेंट जीएसटी ले रहे हो, इनकम टैक्स ले रहे हो, कस्टम ड्यूटी ले रहे हो, एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो, पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, ये जीएसटी आने के बाद तो ये सारे टैक्सेस खत्म हो गए। ये सारे टैक्सेस फैसिलिटी भी तो दो। तो फैसिलिटी के लिए कौन लड़ता है? ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाते हैं गवर्नमेंट के पास। ठीक है। आगे द चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इंडस्ट्री इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द लॉ रिलेटिंग टू द वेट स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रांड्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनके ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन एट्सेट्रा, इन सब के ऊपर आप कानून बनाओ। अगर कोई माल हमारा बेच रहा है डुप्लीकेट पे तो हम उसके ऊपर किस एक्ट के अंदर केस कर सकें। तो ये सारे काम कौन करता है? ये दुकानदारों के जो एसोसिएशन है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, फिक्की हो गया, ये लोग सब क्या करते हैं? अपने दुकानदारों को बचाने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक था आपका कौन सा? इंटरनल ट्रेड, जो कि आज हमारा कंप्लीट अप हो गया। और आई थिंक सो कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। रिवीजन ज़रूर करें घर पे, एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। ये मत सोचो कि कोरोना भगवान हमारे नहीं, तुम लोगों के, तुम्हें बचा लेंगे। एग्ज़ाम होंगे, पढ़ाई करते जाइए और विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ो अच्छे से और रिवीजन कर लेना, और नहीं समझ में आए एक बार फिर से वीडियो देख लेना, पॉज करके देख लेना, सारी चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। फिर ये मत बोलना कि सर हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है। रिवीजन जरूर करना। ठीक है। चलो बाय बाय, डन फॉर द डे। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं।